नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आज हम यूनिट 5 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 5 है, चैप्टर हमारा जो 5 है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष आपके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी माह में हम पूरा का पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट करा देंगे। फिर हम इनके मॉडल पेपरों को भी सोल्व करेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक हमारा महासंग्राम की क्लास आएगी एग्जाम से पहले पहले। तो आपने यदि कोई भी बुक नहीं लिया है, लेना नहीं चाह रहे, तो आपको लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट की अपनी तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपको हमारे चैनल पर चैप्टर्स क्लास से आपको मिल जाएंगी, मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करता हूँ। एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आता है, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 5 को भी कंप्लीट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर हमारे फर्स्ट यूनिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का। पेपर के यहाँ से नेम आपको मिला लेना है। यूपी के अकॉर्डिंग मैं जो है इसकी चैप्टर्स क्लासें करा रहा हूँ। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है, जिसमें से मैंने जो है यूनिट आपको जो है 4 तक करा दी थी क्लास से, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार क्या है, नीतिशक तत्व क्या है, इसके बीच का जो इतिहास है ये मैंने आपको पढ़ाया था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। संविधान की जो मूल संरचना क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ये भी मैंने जो है यूनिट 4 में आपको पढ़ाया था। आज की हमारी जो क्लास रहेगी यूनिट जो है 5 की रहेगी। इसमें आज आपको कौन कौन से इसमें के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसमें आज जो हम क्लासें करा रहे हैं, क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, इसमें आपको पढ़ना है 5 यूनिट में संघीय कार्यपालिका और जो संघीय विधानमंडल है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक, इनकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, इनकी आपातकालीन के जो प्रावधान कौन कौन से हैं, और मंत्रिमंडल क्या होता है, प्रधानमंत्री के निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया, इनके कार्य, ठीक है, लोकसभा और जो है राज्यसभा क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर क्या है। तो ये जितने भी इसमें के क्वेश्चन हैं आपके यूनिट 5 के सारे क्वेश्चन हम बहुत ही विस्तृत में हम कराएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और यूनिट्स आपका जो ये 5 है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यूनिट है। इसमें का 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, और कम से कम इसमें का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। लॉन्ग में पूछा जाएगा सेक्शन सी वाले फिर बी वाले ऑप्शन में। कम से कम 15 से 20 नंबर तो इसी आपके यूनिट से आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें का एक लॉन्ग का तो बिल्कुल फंसेगा, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। हो सकता है 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, चलेगा। सबसे पहले हम संघीय कार्यपालिका की हम बात करें तो संघीय जो कार्यपालिका होती है, इसका जो प्रमुख होता है, ठीक है, जो इसमें मेन होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसमें जो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भी इसमें शामिल होती हैं, जो कानून को जो है लागू करती हैं। वही संघीय की हम बात करें, संघीय विधानमंडल की, जिसे हम जो है संसद भी कहा जाता है इसको। ये जो है राष्ट्रपति और 2 सदन कौन कौन सा आपके, एक राज्यसभा, दूसरी आपकी जो है लोकसभा, इनसे जो है मिलकर जो है विधानमंडल का जो है निर्माण होता है, संघीय विधानमंडल का, जो कानून बनाती है। अब इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। जैसे कि संघीय कार्यपालिका, तो इसके जो प्रमुख अंग होते हैं इसमें जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सब चीज़ें इसमें जो है आती हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में हम बात करें, राष्ट्रपति, इसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो इसमें जो जैसे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, जो कानून को लागू करता है, नीति का निर्माता भी होता है ये। और हम बात करें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, तो ये जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये लोग क्या करते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, ये जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है, और सलाह देने के साथ साथ जो है कह सकते हैं उनकी सहायता भी करती हैं। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की जो है कड़ी का जो है काम करती है, फिर एक सेतु का कार्य करते हैं इनके बीच में। इनके कार्यों की हम बात करें तो सरकार के कानूनों, नीतियों को जो है लागू करना और देश का जो है प्रशासन चलाना, इनके जो है कार्य रहते हैं। वही यदि हम संघीय विधानमंडल की बात करें, जिसको हम संसद कहते हैं, ठीक है, तो इसकी संरचना की बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति और 2 सदन, एक आपका राज्यसभा जिसको हम राज्य परिषद भी कहते हैं, और दूसरा आपका है लोकसभा जो कि जनता का सदन होता है।
इनके द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। इसके हम कार्य की बात करें तो इनका जो कार्य रहता है कानून का को जो है बनाना होता है, कानून की जो नीतियाँ होती हैं उसको बनाना रहता है। और इसमें दिया हुआ है कि संयुक्त बैठक, तो कुछ विशेष जो है मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आयोजित की जा सकती है। ठीक है, दोनों सदनों की, कौन कौन सदन की, एक राज्यसभा की, दूसरी जो है लोकसभा की। ठीक है, कुछ मामलों में इन दोनों की बैठक भी जो है आयोजित की जा सकती है किसी मुद्दे को लेकर। सदस्य की हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं राज्य का अपने प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य जो है ये जो है सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं। तो ये था इनके बीच में शॉर्ट में आपका संक्षिप्त परिचय था। अब इनके बारे में हम लॉन्ग में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला था आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इनकी शक्तियाँ क्या है, इनके आपातकालीन जो प्रावधान हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। आपातकालीन की जब बात आती है तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियाँ जो है जो कि कह सकते हैं उनको पावर उनको प्राप्त हैं कि आप देश में जो है किसी भी भाग पर या फिर संपूर्ण देश में आपातकालीन की स्थिति जो है लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनके कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं जिसके तहत इनको शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो उन्हीं आर्टिकल के तहत हम सबसे पहले इससे बनने वाले कुछ हम क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे कि इसमें पहला दिया कि भारतीय संविधान में वर्णित 352 अनुच्छेद ये क्या है, इसको समझ लीजिएगा। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह की स्थिति में संकट काल की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है। मतलब जो है किसी देश से युद्ध, अभी कोई बाहरी देशों से कोई आक्रमण का जब खतरा रहता है, अभी जो है विद्रोह की कोई स्थिति होती है संकटकालीन, ठीक है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है देश का, ठीक है, उसके पास शक्ति होती है कि अपने देश में जो है आपातकालीन की जो है स्थिति लागू कर सकता है। या जो है राष्ट्रपति की जो है ये जो है राष्ट्रपति की जो है संकटकालीन जो है शक्ति होती है। अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा जो है की जा सकती है। मतलब जो है किसी भारत के किसी एक राज्य में हो सकता है आपातकालीन, या फिर जो है संपूर्ण भारत में आपातकालीन की स्थिति जो है लागू की जा सकती है। किसी बाहरी देश से यदि युद्ध का खतरा है या फिर युद्ध हो रहा है तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होगा भारत का, उस जहाँ पे युद्ध हो रहा, जिस एरिया में वहाँ के जो स्टेट है हो सकता है उसमें जो है कह सकते हो आपातकालीन की स्थिति लागू कर दे, या फिर संपूर्ण जो है देश में भी आपातकालीन की स्थिति जो है लागू कर सकता है। ये शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा के बाद 1 महीने के अंदर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक होता है। मतलब जो है जो राष्ट्रपति होता है आपातकालीन की स्थिति जो है कह सकते हो लागू तो कर देगा आपातकालीन की स्थिति, लेकिन उसको जो है 1 महीने के अंदर जो संसद होता है उसमें 2/3 बहुमत उसको जो है मिलना चाहिए। ठीक है, उसके पक्ष में अनुमोदित होना चाहिए। ऐसी घोषणा का प्रभाव 6 महीने तक जो है रहता है, लेकिन संसद को अधिकार है कि वह प्रत्येक 6 महीने के बाद इसकी जो अवधि होती है, जो समय अवधि होती है, इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा प्रथम बार, जो राष्ट्रीय आपातकालीन की जो घोषणा हुई थी प्रथम बार 1962 ईस्वी में इसकी घोषणा पहले हुई थी, जो कि चीन आक्रमण के समय हुआ था। ठीक है, फिर द्वितीय बार जो कि 1965 में भारत और जो पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके समय हुई थी। फिर तीसरी बार जो है 1971 में भारत पाक के युद्ध के दौरान फिर हुआ था। फिर चौथी बार जो कि 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण जो है की गई थी इसकी जो है घोषणा। राष्ट्रीय आपातकालीन होने के बाद नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं जो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं, जो उनकी स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो अनुच्छेद 32 के द्वारा जो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार होते हैं इनको स्थगित या सीमित कर दिया जाता है। मतलब जो है जब राष्ट्रपति आपातकालीन की जब स्थिति जो है लागू करता है तो कुछ आपके अधिकार जो होते हैं छीन लिए जाते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार में मैंने आपको पढ़ाया था 6 आपके मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें कि जो है स्वतंत्रता का अधिकार आपका, आप किसी भी जो है राज्य में घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये और सभा करने की आज़ादी रहती है, अपने धर्म का पूजा पद्धति करने की आज़ादी रहती है। तो इस तरह से आपके मौलिक अधिकार हैं। जब आपातकालीन की स्थिति जब लागू होती है और जो है सभा करने की भी आज़ादी रहती है, जब ये आपातकालीन की स्थिति लागू होती तो ये सारे के सारे आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं। ये कोई भी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हो, यदि करोगे पकड़े जाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये आपके अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं या फिर इसको सीमित कर दिया जाता है।
ऐसी स्थिति में राज्य का संघात्मक ढांचा जो है एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। मतलब राज्य का जो संघात्मक ढांचा है एक रूप में एकात्मक जो है ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। और फिर अगला इसका एक आर्टिकल दिया हुआ है 356। आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कौन सी शक्ति मिली है, इसको समझाइएगा। तो जब कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में स्थायी सरकार देने की स्थिति में ना तो वह पर जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद अंतर्गत लागू किया जा सकता है। मतलब जो है इसका कहना मतलब साफ साफ है कि जब कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में स्थायी सरकार देने की स्थिति में ना हो, तो इस सरकार का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी राज्य में जो वहाँ का मुख्यमंत्री होता है वहाँ का जो है सरकार नहीं चला पा रही है और प्रदेश में जो है काफ़ी लड़ाई दंगा हो रही है, मारपीट हो रहा है, काफ़ी लोगों की जान जा रही है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति को इतनी शक्तियाँ जो है प्राप्त है कि वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है उस जो है स्टेट में। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा इसको जो है कह सकते हो बर्खास्त कर सकता है और उसकी सारी शक्तियाँ अपने अधीन जो है ले सकता है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि वह जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद जो कि 356 के अंतर्गत जो है लागू किया जा सकता है यदि संविधान के अनुसार कोई राज्य सरकार अपना जो है शासन सत्ता का संचालन जो है नहीं कर रही है, तो वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को जो है बर्खास्त करके शासन की संपूर्ण जो शक्ति होता है अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्य किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होने पर 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। ऐसे राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए प्रभावी होता है, इसके बाद 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि भारतीय राष्ट्रपति किन जो है परिस्थितियों में सर्वोच्च परामर्श जो है ले सकता है, इसको समझाइए। तो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी शक्तियाँ भी जो है प्राप्त हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति कभी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को जो है मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर जो है निर्भर करता है। मतलब जो है न्यायालय का जो परामर्श होता है, जो आदेश होता है उसको मानना ना मानना और राष्ट्रपति के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाइए, इनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान है ये भी समझाइए। तो हम विस्तार से हर एक क्वेश्चनों को कराते चलेंगे। तो सबसे पहले हम चुनाव संबंधित हम क्वेश्चनों को देखेंगे, इनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल प्रणाली के माध्यम से जो है किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट जो है डाले जाते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जनता स्वयं वोट नहीं देती, बल्कि जनता ने जो अपने सांसद बनाए हैं, ठीक है, तो सांसद जो है अपने वोट देते हैं पार्टियों को। तो जो कि पार्टियों का मतलब होता है जो राष्ट्रपति में जो है जो खड़े होते हैं, ज़्यादा लोग इसमें इजाज़त नहीं होता, 50 मेरे हिसाब से लोगों को इसमें जो है खड़े हो सकते हैं। तो इसमें जो आपके केंद्र के जो होते हैं संसद, जो राज्य के जो संसद होते हैं, तो वे लोग जो है वोट डालते हैं। और चुनाव का जो आयोजन होता है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, इसी के द्वारा, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये भी जो है चुनाव होता है। तो इसमें जो सांसद होते हैं वोट जो डालते हैं, तो जिस पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो उन्हीं को जो है राष्ट्रपति जो है बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे फिर दिया हुआ है कि निर्वाचन मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन, उच्च सदन कौन सा होता है, इसको राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन जो होता है लोकसभा जो है सदनों को कहते हैं, कि सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से जो है बना होता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल किससे बना होता है, निर्वाचन मंडल जो संसद होता है इसमें जो है उच्च और निम्न जो सदन होते हैं, जो कि राज्यसभा लोकसभा के सांसदों के द्वारा जो है, और सभी निर्वाचित सदस्यों राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से जो है बना होता है। अब इसमें संबंधित इसके संवैधानिक कुछ प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल आपका जो 54 है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है
फिर है अनुच्छेद 55 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। 56 में राष्ट्रपति का जो पद होगा, जो कार्यकाल कितने दिन का रहेगा। और 57 में पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, नहीं पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता क्या है। फिर 58 में जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनाव हेतु योग्यता क्या है। ये सब चीज़ें इसमें जो है आपको आर्टिकल के तहत आपको रखी गई हैं इनके प्रावधान के माध्यम से। अब इसकी प्रक्रिया क्या है। मतदान से पूर्व नामांकन जो है चरण आता है, जैसे कि इलेक्शन में आता है, अन्य जितने भी जैसे कि मुख्यमंत्री का होता है, तो इसमें भी जो है मतदान से पूर्व नामांकन का जो है चरण आता है। नामांकन दर्ज होता है, कितने लोग जो है खड़े हुए हैं, ठीक है। जहां उम्मीदवार जो है चुनाव में खड़े होने का जो है इरादा प्रस्तुत करते हैं, इसमें 50 लोग जो है कह सकते हो सूची में जो है नामांकन दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। और भी आगे लिखा हुआ है। अब राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण व जो है शपथ, तो निर्वाचित होने के उपरांत जो भी राष्ट्रपति जो है जो निर्वाचित हो जाता है, तो उसके बाद पद पर जो है आसीन होता है। और पद ग्रहण करने से पहले उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेनी होती है। उसके बाद जो है उस पर जो अपने हस्ताक्षर भी जो है करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको लिख देना है। राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य हैं, इनकी जो शक्तियाँ हैं इनको भी हम समझेंगे। भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख और सशक्त बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और उनके पास कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, बहुत सारी इनके पास शक्तियां हैं जिनका उल्लेख जो है निम्नलिखित दिया हुआ, जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो इनके बहुत सारे इनको शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, जैसे कि नियुक्तियाँ, तो ये बहुत सारी जो है नियुक्तियाँ करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की। तो राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महानायकवादी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और अन्य जो अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और भी इनकी बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे कि प्रशासनिक जो है कार्य, तो केंद्र सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर जो है किए जाते हैं। मतलब जो जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के वे सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। फिर है संघ का प्रशासन, तो राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का सीधा प्रशासन भी जो है चला सकते हैं, ये भी आपको लिख देना। फिर इनको को जो है वित्तीय संबंधी कुछ इनकी शक्तियाँ है, जैसे कि संसदीय जो है कार्य, तो राष्ट्रपति जो है जो संसद का जो सत्र होता है इसको बुला सकते हैं और सत्रावासन कर सकते हैं, लोकसभा को जो है भंग कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसको बुला सकते हैं और अध्यादेश जो है जारी करना, ये भी इनका जो है शक्ति है इनके पास। जब संसद का सत्र जो है नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और जिनकी शक्ति कानून के बराबर होती है। फिर है विधेयकों पर जो है सहमति, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून जो है नहीं बना सकता। मतलब जो है बिना राष्ट्रपति के सहमति से विधेयक पर जो है कोई भी कह सकते हो सहमति नहीं बना सकता, कोई भी विधेयक जो है पारित नहीं किया जा सकता है संसद में। फिर है संसद को संबोधित करना, तो राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र, चुनाव के बाद सत्र को जो है संबोधित करते हैं। फिर है नामांकन की जो है शक्ति, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं जो कला, साहित्य और विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में जो है प्रतिष्ठित होते हैं। इसके ऊपर जो है इस क्षेत्र में उनको काफ़ी ज्ञान होता है, उन्हीं लोगों को जो है कह सकते हो नामांकित करते हैं 12 सदस्यों को। फिर यहाँ से कुछ इनको वित्तीय संबंधी कुछ शक्तियाँ इनको प्रदान है, जैसे कि धन विधेयक, तो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में जो पेश नहीं किया जा सकता। जो धन विधेयक है बिना राष्ट्रपति के इजाज़त के धन विधेयक जो है संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। जो वार्षिक बजट होता है यह भी जो है राष्ट्रपति बिना मंत्री के माध्यम से संसद के जो समक्ष जो वार्षिक जो वित्तीय बजट होता है, ठीक है, इसको भी प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हीं के जो है माध्यम से इसको प्रस्तुत जो है करवाते हैं। और आकस्मिक जो है निधि, मतलब जो है राष्ट्रपति को भारत की आकस्मिक मतलब होता है अचानक निधि की व्यवस्था करने का भी अधिकार होता है, अचानक से कोई निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। फिर है न्यायिक जो है शक्तियाँ, तो क्षमा दान की शक्ति, तो राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सज़ा माफ़ करने, सज़ा को कम करने, स्थगित करने या उसमें परिवर्तित करने की शक्ति होती है। मतलब जो है देश में केवल राष्ट्रपति ही है जो आपकी सज़ा को जो है माफ़ करा सकता है या फिर उसको कम करा सकता है
या फिर जो इसमें जो है परिवर्तित करा सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो राष्ट्रपति के सिवाय उसकी फांसी की सज़ा कोई भी माफ़ नहीं करा सकता है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श। तो अनुच्छेद जो 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है ले सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है आर्टिकल 143 में इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है किसी भी कानून या फिर जो कोई सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। ठीक है, फिर इनको जो है आपातकालीन कुछ इनको प्रावधान है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख कीजिए। तो इनके जो है 3 इनके प्रावधान हैं, मैं तीनों के तीनों बता दे रहा हूँ। पहला है राष्ट्रीय आपातकालीन, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है इसको जो है रखा गया है, वर्णित है। ये शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसमें जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा जो है कर सकता है। मतलब जो है किसी बाहरी देश से युद्ध का खतरा होता हो, ठीक है, आक्रमण की खतरा, फिर सशक्त विद्रोह हो रहा है, दूसरे देश से लड़ाई हो रही है, तो उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि आपातकालीन की स्थिति की आवश्यकता है तो उस जिस एरिया में हो रहा है युद्ध, उस एरिया में या फिर संपूर्ण भारत में आपातकालीन की स्थिति जो है लागू की जा सकती है। फिर इसका दूसरा जो इसकी शक्तियाँ है वो है राज्य आपातकालीन। राज्य आपातकालीन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, राज्य में आपातकालीन की घोषणा करना। तो यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है, मतलब जो है राज्य का संवैधानिक तंत्र से मतलब होता है राज्य का, स्टेट का जो मुखिया होता है, कहोगे मुख्यमंत्री होता है, तो जब मुख्यमंत्री अपने राज्य को नहीं चला पाता है, काफ़ी विवाद होने लगता है, दंगा होने लगता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, कह सकते हो विफल हो जाता है सरकार चलाने में, तो उस समय राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार होता है, शक्ति प्रदान है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है स्टेट में, और जो वहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा उसको कह सकते हो पद से हटा भी सकता है और उसकी सारी शक्तियाँ अपने अधीन जो है ले सकता है। फिर है वित्तीय आपातकालीन। ठीक है, वित्तीय आपातकाल क्या है? यह अनुच्छेद 360 के तहत इसको जो है रखा गया है। यदि देश में वित्तीय स्थिरता को जो है खतरा हो, मतलब जो देश में यदि वित्तीय कोई स्थिरता को यदि कोई खतरा है मालूम पड़ रहा है, तो उस स्थिति में भी जो राष्ट्रपति है इस आपातकालीन की घोषणा जो है कर सकता है। और भी इनको कुछ सैन्य शक्तियाँ भी प्रदान हैं, जैसे कि सर्वोच्च कमांडर। तो जो राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जैसे कि सैन्य जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करता है। जैसे कि जो आपका थल सेना होता है, जो जल सेना, वायुसेना, इसके जो मुखिया होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर है युद्ध की घोषणा। जैसे कि किसी देश से युद्ध करना हो या फिर युद्ध विराम करना हो, तो इसकी भी जो है इसकी घोषणा भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही स्वीकृति की जाती है, बातचीत की जाती है। तो राष्ट्रपति जो है संसद की स्वीकृति से युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, युद्ध की बात कर सकते हैं, और उसको शांति स्थापित करने की भी बात भी जो है कर सकते हैं। ये था राष्ट्रपति से संबंधित आपके क्वेश्चन थे, जो कि जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि संघीय मंत्री परिषद की रचना और इसके अधिकारों को वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन ये जो है बनेगा, तो इसको भी समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्री परिषद होती है, जिनका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उसमें सहायता करने के लिए, उसमें परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती है। ठीक है, जिनका मुख्य जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। जो राष्ट्रपति होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दिया, अब मुख्यमंत्री के कह सकते हो परामर्श जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही जो है करता है। अनुच्छेद आपका 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ निम्न बातें कही गई हैं, उनको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करेगा। मतलब जो प्रधानमंत्री की सलाह से जो राष्ट्रपति होगा अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करेगा। वैसे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करता है। फिर जो कि प्रधानमंत्री बन गया, फिर प्रधानमंत्री जो कि काफ़ी जो है कह सकते हो उनके कहने पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति कह सकते हो राष्ट्रपति करता है।
फिर है सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने जो है पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री को अपना पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी होती है। फिर अगला इसमें जो मुख्य बिंदु दिया हुआ है कि यदि कोई मंत्री, ठीक है, यदि कोई मंत्री पद धारण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने के अंदर संसद सदस्य होना आवश्यक है उसका। फिर है सभी मंत्रियों को वेतन, उसका जो भत्ता होता है मंत्रियों का, अन्य जो उनकी सुविधाएं होती हैं उनको मिलेंगी, जिसे जो है संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। ठीक है, इसको संसद विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब जो कि मंत्रिपरिषद के बहुत सारे कार्य हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है कि मंत्रिपरिषद के कार्य का भी उल्लेख कीजिएगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है, जैसे कि कार्यपालिका शक्तियाँ। तो मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैसे कि देश की नीतियों को जो निर्धारित करना, देश की जो नीतियाँ हैं, ठीक है, उसको निर्धारित करना मंत्रिपरिषद का कार्य है। देश में जो विदेशी नीति है उस पर नियंत्रण करना भी इसका कार्य है। पद अधिकारियों की जो है नियुक्ति करना, पद जो है नियुक्त करना, ये भी जो है इनका कार्य है। और भी इनके बहुत सारे कार्य, जैसे कि जो है विधायी शक्तियाँ। तो व्यवहार में विधि निर्माण की संपूर्ण शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में जो है निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद उसी दल का होता है जिसे जो है निम्न सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। इसीलिए संसद मंत्रिपरिषद के निर्णय को स्वीकार कर लेती है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही जो है करता है। तो ये भी इस तरह से आपको इसके कार्य लिखने हैं, शक्तियाँ लिखना भी। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। तो देश का जो बजट होता है मंत्रिमंडल की नीति पर वित्त मंत्री तैयार करता है और जो है वही उसे जो है लोकसभा में जो है प्रस्तुत करता है। देश की आर्थिक नीतियों को जो है निर्धारित करने का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का ही होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष संसद के जो प्रमुखों संभावित जो आय व्यय जो होता है उसका जो ब्यौरा होता है ये भी प्रस्तुत किया जाता है। फिर है न्यायिक और जो है अन्य जो है शक्तियाँ। तो सभी न्यायिक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में जो है निहित होती हैं। न्यायालय में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष जो है समान माना गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाधिवक्ता के वास्तविक नियुक्ति मंत्रिपरिषद की ही जो है करती है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है सर्वोच्च होता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए नामों की घोषणा भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मतलब जो है मंत्रिपरिषद जितने भी नाम देता है, ठीक है, जितने भी जो है मंत्री के द्वारा दिए गए जो नाम होते हैं उसकी घोषणा भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब हम यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनता है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। वर्तमान समय में ब्रिटेन एवं भारत जैसे देशों में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि कुछ देशों के अनुसार इन देशों की शासन व्यवस्था को संसदीय शासन या फिर जो है मंत्रिमंडलीय शासन न कह करके प्रधानमंत्री शासन जो है कहा जाए। मतलब जो है आपने देखा भी होगा कि भारत में राष्ट्रपति तो एक कहने का केवल नाम है, यहाँ पर जितना भी शासन होता है सभी के सभी जो है जो कि प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो या फिर जो है चाहे लॉकडाउन का मुद्दा हो। तो इस तरह के अधिकतर निर्णय आपने देखा होगा कि मोदी जी ही करते हैं, ठीक है। अन्य जो देश अमेरिका वगैरह तो इसमें जो है जो कि राष्ट्रपति शासन है वहाँ पर राष्ट्रपति जो है करता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो है यहाँ पर जो शासन है ये जो है मंत्रिमंडलीय शासन ना कह करके इसको प्रधानमंत्री का शासन जो है कहा जा सकता है। भारतीय शासन को प्रधानमंत्री का शासन जो है कहा जाए या ना कहा जाए इस पर जो है विवाद है, लेकिन यह जरूर सत्य है कि भारत का प्रधानमंत्री जो व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद की आधारशिला है, उसका स्थान जो है सर्वोच्च है, सबसे बड़ा स्थान है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। फिर हम यहाँ से प्रधानमंत्री के बारे में समझेंगे। प्रधानमंत्री के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, इन सभी के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। वह जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल
कोई ही जो है प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति करेगा। मतलब जो है इसमें कहने का मतलब ये है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये तो सत्य है, लेकिन अब राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को उठाए उसको जो है प्रधानमंत्री घोषित कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए लोकसभा में बहुमत उसको होना चाहिए उसके पक्ष में, ठीक है, उसको बहुमत मिला होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद पर जो है आसीन करेगा, ठीक है, स्वीकृति देगा। और भी आगे यहाँ से प्रधानमंत्री के कुछ कार्य लिखे हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि सरकार का जो है मुखिया। तो प्रधानमंत्री भारत सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं, वे सरकार के निर्णयों नीतियों के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। अगला भी इसका कार्य है कि मंत्रिपरिषद का जो है नेतृत्व। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, वह मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण और जो है वितरण भी जो है करते हैं। फिर है समन्वय जो है स्थापित करना, वह जो है विभिन्न मंत्रालय और विभागों के कामकाज जो होते हैं इसमें समन्वय स्थापित करते हैं, और किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। किसी भी जो विभाग होता है उसमें निर्णय जो होता है अंतिम होता है मुख्यमंत्री का। फिर है राष्ट्रपति को जो है सलाह देना। तो जो होते हैं प्रधानमंत्री जो है प्रमुख नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को जो है सलाह देते हैं, ठीक है, किसी पद की नियुक्ति के लिए ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। जैसे कि भारत के महान जो है न्यायवादी, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो इनको जो है सलाह देते हैं। फिर है संसद का नेता। तो प्रधानमंत्री जो कि निचले सदन लोकसभा के नेता होते हैं, और संसद के सत्र बुलाने उसको स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। मतलब जो है ये संसद का जो सत्र है उसको बुलाने के लिए या फिर उसको स्थगित करने के लिए, ठीक है, ये जो है उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। फिर है कि वह जो है किसी भी समय लोकसभा को जो है भंग करने की सिफारिश भी जो है कर सकता है। मतलब जो है जो प्रधानमंत्री है वह किसी भी समय लोकसभा जो है उसको भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर सकता है। फिर है नीति निर्माण। तो प्रधानमंत्री सरकार की विभिन्न नीतियों को जो है बनाते हैं और सदन की उनकी जो है घोषणा भी जो है करते हैं। फिर है देश का प्रतिनिधित्व। तो प्रधानमंत्री जो है विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। फिर है जनता के प्रति जवाबदेही। तो एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उन्हें जनता के हितों को ध्यान में रखकर जो है निर्णय लेने होते हैं। मतलब जो है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जो भी प्रधानमंत्री होगा जवाबदेही होगा जनता के प्रति, जनता क्या चाहती है तो उसी के हिसाब से उनके जो हित हैं जनता के उनको ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय जो है लिया जाए चलेगा। अब यहाँ से हम इनके कुछ शक्तियाँ हैं भारतीय प्रधानमंत्री की, इनको भी समझ लेंगे। इनकी शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, ठीक है। और है मंत्रियों के विभागों का जो है वितरण एवं जो है परिवर्तन। मंत्रियों का जो विभाग होता है उसमें जो है उसका वितरण कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये भी शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। मंत्रिपरिषद की जो है बैठक की अध्यक्षता करना, ये भी इसकी शक्तियाँ है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क की एक कड़ी भी है। फिर है अधिवेशन बुलाने, सत्रासन करने की जो है सिफारिश राष्ट्रपति से करना, ये भी इसका जो है कार्य है। लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना, ये भी इसको शक्ति प्राप्त है, ठीक है। वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, मंत्रिपरिषद का जो है बैठक बुलाना, ये भी सभी के सभी इसकी शक्तियाँ हैं। फिर है भारत की संसद का गठन। तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद जो लोकसभा है ये जो है राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है बनेगी। अर्थात भारतीय संसद के दो सदन होंगे, एक होगा लोकसभा, दूसरा होगा जो है राज्यसभा। लोकसभा जो है प्रथम एवं निम्न सदन होगा, जबकि राज्यसभा जो है द्वितीय एवं जो उच्च सदन होगा। राष्ट्रपति को भी जो है सदन का अंग माना गया है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना या फिर उसके हस्ताक्षर से ही जो है संसद द्वारा कोई भी जो है पारित कोई भी कानून जो है उसका रूप जो है धारण किया जाता है। मतलब उनके क्योंकि क्यों माना गया है राष्ट्रपति को संसद का अंग, क्योंकि राष्ट्रपति ही जब किसी पर जो है हस्ताक्षर करेगा तभी उस कानून को जो है धारण किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होते हैं। तो लोकसभा को जो है हम लोगों का सदन कहते हैं। लोकसभा क्या है? ये लोगों का सदन होता है। जबकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो है
राज्यों की एक परिषद होती है, फिर परिषद को हम कहते हैं। दोनों सदनों के बीच जो है मुख्य अंतर है उनकी संरचना, सदस्यों के चुनाव, उनकी प्रक्रिया, उनकी शक्तियों के बीच में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अंतर है। तो इनके बीच में अंतर आप देख लीजिएगा। फिर हम लोकसभा के निर्वाचन, इसके कार्य जो हैं और राज्यसभा के जो कार्य हैं इनके हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से इसके बीच में अंतर दिया हुआ है। जैसे कि लोकसभा जो है निचला सदन होता है। ये क्या है? ये निचला सदन होता है। ठीक है, ये उच्च सदन होता है। क्यों होता है राज्यसभा उच्च सदन? देखो, लोकसभा जो होता है, लोक मतलब होता है जनता, ये जनता की सभा होती है। जनता की सभा का मतलब ये होता है कि सदस्य सीधे इसमें जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुने जाते हैं। मतलब इसमें जो है जो वोट जो है जनता देती है, तभी जो है लोकसभा जो है के सदस्य जो है बनते हैं। जबकि राज्यसभा के जो सदन होते हैं ये जो विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं। फिर इसके हम अगले अंतर की बात करें तो लोकसभा जो होता है इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसके बाद इसको भंग किया जा सकता है। जबकि जो राज्यसभा होता है एक स्थायी जो है सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त जो है होते हैं। और अंतर की हम बात करें तो जो होता है लोकसभा में जो है 543 सदस्य हैं। अधिकतम सदस्य जो है संख्या जो है 550 हो सकती है। जबकि लोकसभा में इतनी है। राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और इसके अंतर की हम बात करें तो लोकसभा सदन की अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं। लोकसभा में सदन की जो अध्यक्षता है स्पीकर करते हैं, जबकि इसमें जो है राज्यसभा में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इस सदन के सभापति होते हैं, इसकी अध्यक्षता जो है करते हैं। तो ये थे इसके बीच में अंतर। अब हम यहाँ से लोकसभा राज्यसभा का जो गठन है, ठीक है, इनका जो गठन कैसे होता है, इनके अधिकार क्या क्या हैं, इनको हम विस्तार से समझेंगे। तो लोकसभा भारतीय संसद का जो है प्रथम जो है निम्न सदन है। ये क्या है? लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम एवं जो है निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी जो है कहा जाता है। इसको लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है सदस्यों का चुनाव जो है जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है किया जाता है। इसमें लोग खड़े होते हैं, जनता जिसको जिताती है, जिसको ज़्यादा वोट देती है, वही जो है सदस्य बन जाता है। ठीक है, इसके लिए एक जो है सदनीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 545 ही है। इसमें 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति एग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत जो है करता है। फिर है निर्वाचन की हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जो है किया जाता है। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है इसमें जो है जनता वोट डालती है। भारत में जिसकी भी उम्र 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, वोट देने का जो है उसको अधिकार हो गया है। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर, ठीक है, नर नारी को मत देने का अधिकार होता है। सामान्य बहुमत के आधार पर उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। मतलब जो है जिसके पास बहुमत ज़्यादा होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसी को विजय जो है घोषित किया जाता है, उसी की जीत होती है। और जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अधिक मत मिल जाता है उसे विजय जो है घोषित कर दिया जाता है। फिर सदस्यों की योग्यता क्या है इसकी? अब इसकी योग्यता भी समझ लीजिएगा। तो लोकसभा का सदस्य होने की कुछ योग्यता निर्धारित हैं, जैसे कि वह पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह जो है किसी भी लाभ के पद पर न हो, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न किया गया हो, वो कभी जो है न्यायालय उसे जो है अपराधी न घोषित किया हो। यदि अपराधी घोषित होगा, किसी केस में अपराधी घोषित किया गया होगा, तो वह जो है लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। और किसी भी सरकारी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए उसको। फिर इसकी अगली योग्यता है किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों के लिए जो स्थान आरक्षित है उसी जाति का व्यक्ति उस स्थान से जो उम्मीदवार हो सकता है। मतलब आपने देखा होगा जैसे कि प्रधानी में कौन सी सीट है, सामान्य सीट है, अभी जनरल है, ठीक है, जनरल है, फिर सामान्य है, फिर ओबीसी है, इस तरह से सीटें आती है, उसी हिसाब से आदमी जो है इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। तो जो सीट जिसके लिए होती है तो वहीं पर जो है वही लोग जो है उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ के। फिर है सन 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार आपराधिक मामलों से जुड़े जिस व्यक्ति के विरुद्ध 3 बार न्यायालय में चार्जशीट, ठीक है, क्या है,
चार्ज शीट दाखिल हुई हो तो वह जो है उम्मीदवार नहीं हो सकता। जिसको जो है कह सकते हो आपराधिक मामले से जुड़े यदि व्यक्ति को 3 बार न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल हुई हो तो उसको जो है उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है इसका। तो ये थी कुछ पात्रता इसके जो है होने की। अब हम देखेंगे इसके कार्यकाल, इसका अधिवेशन क्या है, इसको भी समझेंगे। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, निर्धारित किया गया है। लेकिन इसमें जो है पहले ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। इसका कार्यकाल आप सीधा समझो कि 5 साल का होता है बस। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है इसको जो है भंग कर सकता है, ये भी उसको जो अधिकार है। फिर है अधिवेशन। तो लोकसभा का अधिवेशन जो है वर्ष में कम से कम 2 बार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसका विशेष अधिवेशन भी जो है बुलाया जा सकता है। इन दोनों अधिवेशन का, इन जो 2 अधिवेशन है इसमें एक है मानसून कालीन अधिवेशन, दूसरा है शीतकालीन अधिवेशन। इन 2 नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ से जो कि हमने लोकसभा के बारे में आपको बताया, अब यहाँ से हम राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के बारे में, इसके गठन, इसकी जो कार्य हैं, ठीक है, इसकी जो योग्यता है, इसको हम समझेंगे। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। ये क्या है? ये भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। मैंने आपको लोकसभा बताया जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, जो सांसद होते हैं। अब ये क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। इसका गठन देश के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने और राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए जो है किया जाता है। और भी हम यहाँ से इसके बारे में आगे से समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, राज्यसभा के गठन, इसके अधिकारों का जो है आपको वर्णन करना, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय और जो उच्च सदन है, जो लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इसका अपना महत्व, विशिष्ट उपयोगिता है इसकी। जिससे कि इसमें दिया गया सदस्य संख्या निर्वाचन इसकी क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में 244 ही है। इसमें 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वे जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं। शेष सदस्य जो है संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी मत या फिर जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है। अब इनकी योग्यता क्या है? जो कि अभी मैंने आपको लोकसभा की जो योग्यता बताई थी, सेम इनकी भी योग्यता वही होती है, ठीक है। जबकि राज्यसभा की योग्यता के लिए जो है 30 वर्ष जो है अधिकतम इनकी जो है आयु सीमा जो है होनी चाहिए। केवल ये अंतर है बस, और उन्हीं की जो है लोग जितनी भी योग्यता वही होती हैं। अब इसमें सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? लोकसभा में 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा में इनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, 6 साल का होता है, ठीक है। इसको जो है कभी भंग, ये जो है कभी भंग नहीं होता है। इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त जो है हो जाते हैं। फिर है राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति, दूसरा होता है उप जो है सभापति। तो भारत का जो उप राष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उप सभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति उनके कर्तव्यों का पालन करती है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के जो है सभापति के रूप में 4 लाख रुपए मासिक वेतन भी जो है प्राप्त होता है। जो सभापति होते हैं उनको महीने में 4 लाख वेतन भी जो है प्राप्त होता है। अब हम यहाँ से राज्यसभा के शक्तियाँ, जिनके कार्य हैं, उनको भी हम समझेंगे। राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्यों को हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी जो है सहायक सदन के रूप में की गई है। इनकी शक्तियाँ जो है निम्नलिखित हैं, जैसे कि विधायी शक्तियाँ। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी जो है विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा राज्यसभा को जो है समान शक्तियाँ दी गई हैं। मतलब लोकसभा जो राज्यसभा है उनको समान ही शक्तियाँ करीब करीब दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी
सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहारिक रूप में स्थिति यह है कि समानता सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही जो है कह सकते हो प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं होते हैं। जितने भी जो कह सकते हो पारित होते हैं, ठीक है, जो विधेयक होते जो पारित होते हैं ये केवल लोकसभा में ही पारित होते हैं, राज्यसभा में कोई भी विधेयक पारित नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा और विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर जो है होगा। ठीक है, मतलब जो है इस आर्टिकल के अनुसार कहा गया है कि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा जो है जो राज्यसभा यदि इसके बीच में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, कोई लड़ाई दंगा हो जाता है, ठीक है, तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा। विधेयक के भंग का निर्णय जो है बहुमत के आधार पर ही जो है किया जाएगा, जिसको बहुमत मिलेगा। फिर है संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। संशोधन जो है प्रस्ताव तभी स्वीकृति समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सहमति, उपस्थिति एवं जो है मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से उसको जो है पास कराना होगा। यदि 2/3 बहुमत आपके पक्ष में मिलेगा तभी आप उसको पास करा सकते हो। ठीक है, संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति का परिचय इस बात से मिलता है कि 45वां जो है संविधान संशोधन विधेयक, जिसको हम 44वां संशोधन भी कहते हैं, उसी को कहा जाता है, उसी रूप में जो है पारित हुआ है जिस रूप में राज्यसभा जो है चाहती थी। तो ये थे इतने क्वेश्चन। और भी इसकी कुछ शक्तियाँ हैं, जिससे कि एक वित्तीय शक्तियाँ भी इसकी कार्य एवं शक्तियों के बीच में आता है ये भी। तो वित्तीय शक्तियाँ क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। तो राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी जो है प्राप्त है, यद्यपि इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति जो है प्रदान की गई। मतलब जो है इसमें कहा गया है कि जो राज्यसभा है इसको जो है लोकसभा की तुलना में इसको निर्बल समझा गया है, कमजोर समझा गया है। संविधान के अनुसार विधेयक पहले लोकसभा में जो है प्रस्तावित किए जाएंगे, लोकसभा में स्वीकृति होने के बाद ठीक है विधेयक जो है राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है और राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को जो है दे सकता है। और लेकिन क्योंकि लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन जो है सुझाव को माने या फिर ना माने। अगला फिर इसका जो शक्ति है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो सदनात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के ही प्रति जो है मंत्रिपरिषद जो है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब जो राज्यसभा होते हैं, ठीक है, ये जो है कह सकते हो सदस्य मंत्रियों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास पत्र पर मंत्रियों को हटाने का अधिकार जो है इनको नहीं होता है। फिर है विविध जो है शक्तियाँ। तो उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियाँ और कार्य जो है निम्नलिखित हैं। तो जो राज्यसभा है इसके निर्वाचन सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है करते हैं। फिर इसका अगला कार्य है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ जो है पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी जो है पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। फिर अगला इसका बिंदु है कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राष्ट्रपति में ही जो है पारित होकर लोकसभा के पास जो है जाता है। मतलब जो है मान लीजिए कि लोकसभा के साथ मिलकर ठीक है बहुमत के प्रस्ताव
पास कर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के जो प्रस्ताव होता है पहली बार कहाँ जाएगा, राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास ही जाएगा। फिर इसका अगला बिंदु है कि 1 माह की अवधि तक यदि आपातकालीन लागू करवाना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव को अनुमोदन लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा पृथक मतलब अलग अलग अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में केवल राज्यसभा को विशेष बहुमत से अनुमोदित करने की आवश्यकता है। आपातकालीन में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेशों को ही यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। तो ये थे इनकी कार्य शक्तियाँ जो कि मैंने आपको बता दिया है राज्यसभा के। इतने ही आपके क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो कि मैंने सारे के सारे कवर करा दिया है। इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। अन्य इसकी जितनी भी क्लासें आपकी बची हुई हैं यूनिट जो कि आज मैंने इसका 5 यूनिट कंप्लीट ही करा दिया है। अब हमारा 6 यूनिट और 7 और 8 बहुत ही कम यूनिट हमारे पास बचे हुए हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। अन्य हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे सारे के सारे कवर हो चुके हैं। आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सारी सब्जेक्ट अपने वॉच कर सकते हैं, चैप्टर्स क्लासेस ले सकते हैं। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।